Okay, so good evening to all of you. Right now, ये जो गैदरिंग आप लोगों का बुलाया है, it's just to discuss about new education policy 2020 जो कि नेक्स्ट सेशन में एप्लीकेबल होने वाला है। और इसलिए क्योंकि एप्लीकेबल होने वाला है, इसलिए हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ही लोग हैं जो इसको अप्लाई करेंगे और जो इसके ऊपर काम करेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे ही हैं जो इस पॉलिसी के थ्रू जाएंगे, इस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जाएंगे। तो थोड़ा आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इट्स बेसिकली अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मैं दोनों लैंग्वेज में बात करूँगा, हिंदी और इंग्लिश में भी, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला जो इसका फीचर है वो ये है कि जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं एक्सेप्ट लीगल और मेडिकल कॉलेजेस, इन सब के लिए एक सिंगल रेगुलेटर हो। ठीक है, जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सबका एक सिंगल रेगुलेटर होगा। जितने भी प्राइवेट और पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं सबके लिए कॉमन नॉर्म्स लगाए जाएंगे। अभी नॉर्मली क्या होता है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों अपने अपने नॉर्म्स फॉलो करते हैं। तो ये जो कॉमन नॉर्म्स आ जाने से ये होगा कि जो प्राइवेट और पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें हम एक ही तरह की रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर पाएंगे। एक कोर्स चलता है एमफिल, जिसको कि एनईपी लागू हो जाने के बाद में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब एमफिल नाम का कोई कोर्स नहीं होगा। जैसा आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद पीएचडी करते हैं वो रहेगा, लेकिन एमफिल जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया। बोर्ड एग्जामिनेशंस जो होंगे दे विल बी नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड। और क्लास जो नेक्स्ट सेलिएंट फीचर है वो ये है कि क्लास 5 में जो होम लैंग्वेज है या मदर टंग है या रीजनल लैंग्वेज है उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाएगा। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज़ को समझने के लिए अपनी मदर टंग या अपनी होम लैंग्वेज या अपनी रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो इस बात पे भी फोकस किया जा रहा है कि जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, वो होम लैंग्वेज, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज होगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिशन्स के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। स्कूल करिकुलम को रिड्यूस किया जाएगा और कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और इसके अलावा क्लास 6 ऑनवर्ड्स वोकेशनल एजुकेशन जो है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है इस पॉलिसी की अंडरलाइन प्रिंसिपल है। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब ये है कि सिर्फ एक या दो लैंग्वेज को फोकस नहीं करके लोकल लैंग्वेज, मदर टंग, होम लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, इन सभी लैंग्वेजेस को भी फोकस किया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा एजुकेशन सिर्फ इसलिए कॉन्सेप्ट्स को ना समझ पाए कि लैंग्वेज सिर्फ हिंदी या इंग्लिश है। अगर उसको अपनी लैंग्वेज में समझना ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो उस लैंग्वेज में भी उसको समझ पाएगा। नेक्स्ट,
जो कॉन्सेप्ट है इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है using the power of language for integration and for understanding of Indian culture and values is the intended objective. जितना ज़्यादा हम लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा इंडिया की रिच कल्चरल लैंग्वेजेस को हम यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा हम अपने इंडियन कल्चर को और उनकी वैल्यूज़ को समझ पाएंगे. बेसिकली एनईपी जो है वो चाहता है कि हम अपने कंट्री से ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, और वो तभी होगा जब हम अपने कल्चर को और अपनी वैल्यूज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और उसके लिए लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. मल्टीलिंगुअलिज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. क्लास 6 to 8 में वोकेशनल स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस होगा, और इसमें कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी मेकिंग, इस तरह के वोकेशनल कोर्सेज को इंक्लूड किया जाएगा, और इसमें स्टेट और लोकल कम्युनिटीज़ की हेल्प ली जाएगी. एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है उसमें आर्ट इंटीग्रेटेड और स्पोर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन को भी इंक्लूड किया जाएगा, और स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी का इस्तेमाल किया जाएगा. जैसे कि अभी 11th क्लास के बच्चों ने और 12th क्लास के बच्चों ने आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स बनाए हैं. अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों ने आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो ये इसी एनईपी का एक पार्ट है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग. अभी तक 10+2 स्ट्रक्चर चल रहा है स्कूल एजुकेशन में, अब इसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, और ये होगा 5+3+3+4. इसमें 3 से लेके 18 साल तक की एज को कवर किया जाएगा. जो पहले 5 साल होंगे उसको फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा, अगले 3 सालों को प्रिपरेटरी स्टेज, उसके जो नेक्स्ट 3 इयर्स हैं उनको मिडिल स्टेज, और जो लास्ट के 4 साल होंगे स्कूल एजुकेशन के उसको सेकेंडरी स्टेज के नाम से जाना जाएगा. अभी तक नॉर्मली क्या होता था कि 10th और 12th ये दो बेसिक्स माने जाते थे, लेकिन अब क्या होगा कि पहले 5 साल जो है उसमें फाउंडेशन चेकिंग की जाएगी, यानी क्लास 2 तक फाउंडेशन स्टेज रहेगा, और उसके बाद फिर क्लास 3 to 5 होगा, और हर स्टेज के बाद में एक एग्ज़ाम होगा लर्निंग आउटकम्स को चेक करने के लिए. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का नाम बदल के अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है. ठीक है. स्कूल्स के लिए जो बेसिकली जो हाइलाइट्स हैं वो ये है कि 10+2 की जगह 5+3+3+4 हो गया है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया. इसके अलावा मल्टी स्ट्रीम का ऑप्शन होगा. बच्चों के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर पाएँ अक्रॉस द स्ट्रीम्स, और सभी सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनकी जो प्रोफिशिएंसी होगी वो 2 लेवल्स पर ऑफर की जाएगी. बोर्ड्स एग्जाम्स जो हैं उनको डाइल्यूट किया जाएगा, यानी बोर्ड एग्जाम्स सिर्फ कोर कॉम्पिटेंसीज चेक करने के लिए होंगे, और दे कैन बी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. ठीक है. और एंड बोर्ड एग्जाम्स विल बी ऑफर्ड ट्वाइस अ ईयर. मल्टीलिंगुअल फॉर्मूला यूज होगा, 3 लैंग्वेज पॉलिसी कंटिन्यू होगी, और उसके अलावा जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है टिल क्लास 8 उसको भी प्रमोट किया जाएगा. और स्कूल स्टूडेंट्स को लगभग 10 दिन बैगलेस डेज दिए जाएंगे पूरे 1 साल में, जिसमें उनको वोकेशन एजुकेशन दिया जाएगा. इनफॉर्मल इंटर्नशिप के लिए उनको टाइम दिया जाएगा वो 10 दिन के लिए. कॉलेजेस में अगर बात की जाए, क्योंकि 11th-12th के यहाँ पे बच्चे भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, तो आप जब 10+2 करने के बाद में 12th के बाद में जब आप कॉलेजेस में जाएंगे तो एक NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी. NEP ने ये प्रपोज किया है, और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही बन जाएगी, और यही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट किया करेगी ट्वाइस अ ईयर. 4 ईयर बैचलर डिग्री का प्रोग्राम हो जाएगा, और जो भी मिड टर्म ड्रॉप आउट्स होंगे उनको एक ब्रेक के बाद
क्रेडिट पॉइंट्स के बेसिस पे दोबारा से अपने कोर्स को, डिग्री को कंप्लीट करने का मौका दिया जाएगा। जैसे कभी कोई मजबूरी की वजह से कोई पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन रहेगा कि अपने जो पिछले उन्होंने क्रेडिट्स जो एक्यूमुलेट किए होंगे 2 साल में या 3 साल में, अगर वो आगे कंप्लीट करना चाहते हैं अपनी बैचलर डिग्री को, तो वो उन क्रेडिट्स को यूज करके वो अपनी डिग्री को कंप्लीट कर पाएंगे। अगले 15 इयर्स में जो कॉलेजेस होंगे उनको ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी जाएगी डिग्रीज देने के लिए, और जो यूनिवर्सिटीज़ का एफिलिएशन होता है उसको ख़त्म किया जाएगा, और अब जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस रखे जाएंगे। और फी कैपिंग होगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो हायर लर्निंग के अपनी मर्जी के जो फीस लेते हैं, अब उस पर कैप किया जाएगा, लिमिटेशंस की जाएंगी। और टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको इंडिया में आने के लिए इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। और इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो ग्लोबली अपने आप को एक्सपैंड कर पाए। ये है हायर एजुकेशन या कॉलेजेस को लेकर एनईपी में जो प्रपोजल्स हैं। एक और जो सवाल जो लोग आजकल पूछ रहे हैं वो है कि प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी एजुकेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होगा। प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, लोअर प्राइमरी होती है और अपर प्राइमरी होती है। और जो एम्फेसिस है वो प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा है, जिसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चे आते हैं। और जो एजुकेशन है, नॉर्मली जो एजुकेशन लॉज हैं वो स्टेट्स देती है, इसलिए जो प्राइमरी स्कूल है वो स्टेट्स के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि हर स्टेट का अपना एक अलग लॉज होते हैं प्राइमरी एजुकेशन लॉज को लेके। Government has also banned child labor in order to ensure that the children do not enter unsafe working conditions. Or, however, both free education and the ban on child labor are difficult to enforce due to economic disparity and social conditions. 80% of all recognized schools at the elementary stage are government run or supported, making it the largest provider of education in the country. टर्शरी एजुकेशन में क्या चैलेंजेस हैं। टर्शरी एजुकेशन जिसको हम थर्ड लेवल एजुकेशन बोलते हैं या पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, इसमें जो इज द एजुकेशन लेवल फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है टर्शरी एजुकेशन को, जिसमें यूनिवर्सिटीज और ट्रेड स्कूल्स और कॉलेजेस आते हैं। जो यूजीसी है हमारे कंट्री में, इंडिया में यूजीसी गवर्निंग बॉडी है टर्शरी लेवल की एजुकेशन के लिए, जो कि स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट की एडवाइसेस और सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेट करता है पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी जैसे कोर्सेज को लेकर। जो भी हायर लर्निंग है उसकी एक्रेडिशन के लिए 12 ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि यूजीसी ने इस्टेब्लिश किए हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी फेस किए जा रहे हैं प्रेजेंटली। इससे क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज हो जाता है, बहुत सारे लॉ मेकिंग बॉडीज हैं और उसकी वजह से एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम बना पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो एनईपी है इसके आने से ये सारे चैलेंजेस को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और अगर हम कुछ हिस्ट्री की बात करें कि कितनी पॉलिसीज जो हैं अभी तक आ चुकी हैं और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या था हर पॉलिसी का, जो कि उस पॉलिसी को यूनिक बनाता है, तो अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम जो है पहले बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास जैसी 3 प्रेसिडेंसीज जो हैं वहाँ डेवलप किया गया था। और उसके बाद अर्ली 1900s में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो नेशनल एजुकेशन की डिमांड की थी, जिसमें टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस किया गया था। 1920 में जो कांग्रेस है उसने गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स को बाइकआउट करने का जो एक कोशिश की थी, और बहुत सारे नेशनल स्कूल और कॉलेजेस को
इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद नेहरू जी का जो विजन था एजुकेशन को लेके, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि इंक्लूसिवनेस और नेशनल प्राइड की बात उन्होंने की थी। और सबसे जो नोटेबल फीचर था उनके व्यू, जो एजुकेशन का व्यू था उसका, था कि वो प्लूरलिस्ट और सेक्युलरिस्ट पर्सपेक्टिव बनाना चाहते थे बच्चों का। इसके अलावा आईआईटीज और आईआईएम्स को लेकर भी जो विजन था नेहरू जी का, वो था कि सेल्फ रिलायंट और मॉडर्न इंडियन स्टेट बनाना। उसके बाद आया कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन जो है वो एजुकेशन, इंडिया में जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं उसको लेकर फॉर्मुलेट करने के लिए उसको बनाया गया। ठीक है, ज़्यादा हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। और देन 1986 में एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है वो आई। ठीक है, जिससे काफ़ी सारे चेंजेस इंडिया में एजुकेशन को लेकर हुए। कुछ और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं पिछले कुछ सालों में, वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, National Program for Nutritional Support to Primary Education, District Primary Education Program, Movement to Educate All, Fundamental Right 2001, Right to Education, जिसके बारे में हम बोलते हैं कि ये 6 to 14 years के लिए सबके लिए ज़रूरी है कि सब एजुकेट हों। अब जो ASER एक बॉडी है, असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च जो एक बॉडी है, उसकी जो कंक्लूजन्स हैं अभी, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग कंक्लूजन्स हैं इनके, और हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा जो जो स्टडीज़ की गई उनसे ये पता चलता है कि मोर देन 20% ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 1 और लेस देन 6, 36% स्टूडेंट्स जो हैं वो आरटीई की जो मैंडेट एज है 6 की, उससे ज़्यादा है। और लगभग 5 करोड़ बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में ऐसे हैं जिनको फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स नहीं आते हैं, पढ़ना लिखना भी सीख नहीं पाते हैं लोग। जेंडर गैप बहुत है स्कूलिंग में। ठीक है, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो कंटेंट बेस्ड नॉलेज है उसको लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। रिपोर्ट ये भी बोलती है कि जो children in the early years 0 to 8, those with mothers who had completed 8 or fewer years of schooling are more likely to be attending Anganwadis or government pre-primary schools, whereas their peers whose mothers had studied beyond the elementary stage are more likely to enroll in private LKG, UKG classes. ठीक है, पेरेंट्स की एजुकेशन के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट थी इसने ये भी शो किया कि 4 से 5 साल के बच्चे जिनको 4 पीस पजल दिया गया और 6 to 8 years old उनको 6 पीस पजल दिया गया, उसमें those whose mothers had completed class 11th or more had a higher chance of solving those cognitive tasks. यानी पेरेंट्स की एजुकेशन भी इस केस में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो टारगेट्स हैं एनईपी को, वो क्या है, टारगेट क्या रखे हैं एनईपी ने, उसके बारे में छोटी सी हम लोग बात करेंगे। बाय 2030 एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ टारगेट्स हैं। बाय 2030 ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and goal for effective learning outcomes. By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care and pre-primary education. तीसरा जो टारगेट है वो ये है कि by 2030 ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education including university. Another one is by 2030 substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills including technical and vocational skills for employment, decent jobs and entrepreneurship. अभी जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने यही देखा कि एनईपी 2020 में
ज़्यादा फोकस जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग्स पर भी दिया गया है और सब्जेक्ट्स में सिर्फ कोर कॉम्पिटेंसी को फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो जब तक हमारे पास में ये स्किल्स नहीं होंगे, वोकेशनल स्किल्स नहीं होंगे, हम अच्छे जॉब्स में एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, कि फोकस किया जा रहा है वोकेशनल स्किल्स को। एक और जो फोकस है वो ये है कि जेंडर डिस्पैरिटीज को खत्म किया जाए, यानी मेल फीमेल दोनों को ही प्रॉपर इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है एजुकेशन की मिले, इक्वल एक्सेस मिले हर लेवल पर। एजुकेशन हो चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग हो, हर लेवल पे दोनों को इक्वल चांसेस मिले। नेक्स्ट जो टारगेट है वो है कि सभी यूथ और जो सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन ऑफ अडल्ट्स है, बोथ मेन एंड वुमेन, वो लिटरेसी और न्यूमरेसी अचीव करें। लिटरेसी का मतलब है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप कॉम्प्रिहेंड कर पाएं, और न्यूमरेसी का मतलब है कि आप सिंपल मैथमेटिक्स जानते हो, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना आता हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी कमी देखी गई है एएससीआर की रिपोर्ट्स में कि बच्चों को दे डू नॉट नो हाउ टू कॉम्प्रिहेंड। रीड करते हैं, रीडिंग अच्छे से नहीं आती है, पढ़ नहीं पाते हैं ठीक से। तो ये बहुत बड़ी कमी एक देखी गई है, जिसको एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि इस चीज़ को रिमूव करना है। सभी को लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है वो सबके फिंगर टिप्स पे हो। एक और जो टारगेट है वो ये है कि सभी लर्नर्स जो है वो नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करें, साथ ही साथ वैल्यूज़ भी प्रमोट की जाए, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लाइफस्टाइल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, ग्लोबल सिटीजनशिप और एप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी और कल्चर्स कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो एजुकेशन के थ्रू बच्चों में दी जाएंगी। Build and upgrade education facilities that are child, disability and gender sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and effective learning environments for all. जितने भी स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको अपग्रेड किया जाए, उनको चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाए, सेफ बनाया जाए, जहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन हो पाए और जहाँ पे इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जा सके। इस बात के ऊपर भी एनईपी 2020 बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता है। और ये भी टारगेट रखा गया है कि हमारा जो कंट्री की जो एजुकेशन है उसको ग्लोबली एक्सपैंड किया जाए। हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ग्लोबल रीच मिले, दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और अदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ में हमारे टाइप्स हों। बाय 2030 जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनकी सप्लाई में इंक्रीज करना, टीचर्स की बहुत बड़ी कमी है और उसको उस गैप को फिलअप करने के लिए भी 2030 तक ये एजुकेशन पॉलिसी टारगेट करती है। एनईपी का टारगेट ये है कि बाय 2025 एटलीस्ट 50% लर्नर्स through the school and higher education system shall have exposure to vocational education, और जिसके लिए बहुत क्लियर एक्शन प्लान और टारगेट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, टाइमलाइंस डेवलप की गई हैं। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको नज़र में रख के किया गया है कि जो एजुकेशन है वो आपको स्किलफुल बनाए, वो आपको जॉब रेडी बनाए और आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है वो आगे बढ़ाए। ये एनईपी के बहुत बड़े टारगेट्स हैं जो 2030 के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रखे गए हैं। ये कुछ बातें हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, कुछ बेसिक फीचर्स हैं। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसको आधे घंटे में समअप करना पॉसिबल नहीं है, बट आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग टू योर नोटिस जो इस पॉलिसी के जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। और बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि स्कूल्स और कॉलेजेस को लेकर जो एजुकेशन में बदलाव आएंगे वो क्या होंगे। ठीक है, 10+2 की जगह 5+3+3+4 मल्टी स्ट्रीम बोर्ड डाइल्यूट होंगे,
मल्टीलिंगुअलिज्म फॉलो किया जाएगा, बैगलेस डेज होंगे टू डेवलप वोकेशनल ट्रेनिंग्स, कॉलेजेस में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी, 4 साल की बैचलर डिग्री होगी, और आने वाले 15 सालों में जितने भी कॉलेजेस हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस दिए जाएंगे, कैपिंग होगी फीस के ऊपर, और जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं उनको ग्लोबल लेवल पर एनकरेज किया जाएगा, और एफिलिएशन हो करेंगे हम बाहर की यूनिवर्सिटी से, टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ से, ताकि वो भी इंडिया में आए, हमारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस मिल पाए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे, कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। आई होप बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोग समझ पाए होंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, और होपफुली आप लोग इन बातों को अपने और लोगों के साथ भी शेयर करेंगे जिनको आप जानते हैं कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंडर में हम सभी लोग आने वाले हैं, हम सभी लोग इसके थ्रू जाने वाले हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये पॉलिसी क्या है और ये कैसे काम करने वाली है। तो आई थैंक टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी ज्वाइन किया, जिन्होंने भी ये बातें सुनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। होपफुली आई वाज एबल टू highlight some of the salient features of NEP to all of you. And once again, thank you so much to all of you for joining this short meeting, short webinar on NEP 2020 National Education Policy 2020. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.